अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है, मेहनत मजदूरी कर रहा था दिन रात, अच्छी जिंदगी के देखता था ख्वाब, मारकर लाश फेंक दी गई नहर में, जो मिली जाकर दूसरे शहर में। हवेली लखा से आया इरशाद अहमद का केस। बाजी, मैं सोच रही थी कि एक दो दिन अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में। क्यों नहीं, ये इसका अपना घर है, जितने दिन जी चाहे यहाँ रहे। आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। आज के पुलिस फाइल में दर्ज हुआ हवेली लखा के नवाही गांव मौलिया चिश्ती के रिहायशी इरशाद अहमद के कत्ल का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। उकाड़ा पंजाब के उन शहरों में से है जो जरखेज जमीन के हामिल होने के बावजूद ज़राअत के हवाले से निस्बतन कम शोहरत रखते हैं। बरतानवी दौरे हुकूमत में जिस जगह ये शहर आबाद किया गया, वहाँ ओकान के दरख्तों का एक जंगल था, जिसकी निस्बत से इस शहर का नाम ओका वाली रखा गया, जो बाद में उकाड़ा में तब्दील हो गया। तकसीम बर्रे अजीम के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में जो 2 टेक्सटाइल मिल आईं, उनमें से एक मिल उकाड़ा में ही वाक़े थी। उकाड़ा में वाक़े सतलुज टेक्सटाइल मिल पाकिस्तान के क़याम के वक्त एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल थी। 1982 में जिले का दर्जा हासिल करने वाला उकाड़ा शहर तारीखी हवाले से भी खुसूसी अहमियत का हामिल है। 1892 से इस शहर में रेलवे लाइन भी मौजूद है। जिला उकाड़ा 3 तहसीलों में बटा हुआ है, जिनमें से एक तहसील दीपालपुर है, जिसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील भी समझा जाता है। इसी तहसील में हवेली लखा नामी एक कस्बा वाक़े है। हवेली लखा के ही एक नवाही गांव मौलिया चिश्ती में रहता था इरशाद अहमद अपने बीवी, बच्चों और बूढ़ी मां के साथ। इरशाद मौलिया चिश्ती के ही एक जिम्मेदार जहांगीर चिश्ती के यहाँ ट्रैक्टर ड्राइवर के तौर पर मुलाजिमत करता था। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो किसी भी तरह अपना ट्रैक्टर खरीद ले, ताकि उसकी आमदन कुछ बेहतर हो सके। इरशाद का बड़ा बेटा नाबीना था और वो चाहता था कि उसके हालात कुछ बेहतर हों, तो वो अपने बेटे का इलाज करवा के उसे पढ़ा लिखा सके, ताकि वो एक बेहतर जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाए। इरशाद की बीवी शमीम बीबी ने अपने शौहर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसका साथ देने का फैसला किया। उसने इरशाद से कहा कि उसे जो तनख्वाह मिलती है उसे वो जमा करता रहे, ताकि इन पैसों से वो अपना जाती ट्रैक्टर खरीद सके। और जहां तक घर के अखराजात की बात है, तो उनके लिए वो खुद मेहनत मजदूरी करेगी। इरशाद को अपनी बीवी की ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि वो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने में उसका साथ देना चाहती है, और इस सिलसिले में घर के अखराजात को पूरा करने के लिए उसका हाथ भी बटाने का कह रही है। और यूं हालात के सख्त होने के बावजूद इरशाद और उसकी बीवी हिम्मत न हारे और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात खूब मेहनत मुशक्कत करने लगे।
इरशाद ने अब अपनी सारी तनख्वाह जमींदार जहांगीर चिश्ती के पास जमा करवाना शुरू कर दी। इरशाद और उसकी बीवी इंतहाई गुर्बत के दिन इस उम्मीद पर हंसी खुशी काट रहे थे कि जल्द ही उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि वो लोग अपना ट्रैक्टर खरीद सकेंगे। उन्हें यकीन था कि ट्रैक्टर खरीदते ही उनके हालात बदल जाएंगे और वो बेहतर तौर पर जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। घर के हालात देखकर इरशाद जब भी परेशान होता तो उसकी बीवी के साथ साथ उसकी मां भी उसे हौसला देती कि मुश्किल दौर जल्द ही गुजर जाएगा और वो लोग खुशहाल जिंदगी गुजारने लगेंगे। अपना जाती ट्रैक्टर खरीदने की ख्वाहिश ने इरशाद के अंदर एक जुनून सा भर दिया और वो हर गुजरते दिन के साथ अपनी इस ख्वाहिश के पूरा होने के करीब हो रहा था। इस बात का एहसास उसके जिस्म में खुशी की लहर दौड़ा देता कि अनकरीब वो अपना जाती ट्रैक्टर खरीद लेगा। 2 साल 4 माह की मुसलसल मेहनत मुशक्कत और सब्र के बाद बिल आखिर इरशाद के इतने पैसे जमा हो गए जिनकी मदद से वो अपना ट्रैक्टर खरीद सकता था। उसकी तमाम रकम जहांगीर चिश्ती के पास थी जिसे उसने लेने का फैसला किया ताकि अपना जाती ट्रैक्टर खरीद सके। क्या इरशाद को जहांगीर से अपनी जमा की हुई रकम वापस मिली या नहीं, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, मेहनत मजदूरी कर रहा था दिन रात, अच्छी जिंदगी के देखता था ख्वाब, मारकर लाश फेंक दी गई नहर में, जो मिली जाकर दूसरे शहर में। हवेली लखा से आया इरशाद अहमद का केस। इरशाद बहुत खुश था कि वो अब अपनी जमा की हुई रकम से अपना जाती ट्रैक्टर खरीद सकता है। इरशाद की मां ने इस खुशी में घर के अंदर महफिल मिलाद का इनाकाद किया कि उसका बेटा अपना जाती ट्रैक्टर खरीदने के काबिल हो गया है और अब उनके परेशानी और तंगी के दिन खत्म होने वाले हैं। इरशाद मामूल के मुताबिक पूरा दिन खेतों में काम करता रहा, मगर उसके घर में उसकी मां और बीवी इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करती रही कि इंतहाई सख्त हालात से गुजरने के बाद बिलाखिर वो वक्त आ गया है जब वो लोग भी बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। काम काज से फारिग होकर इरशाद घर आया और फिर कुछ देर आराम करने और खाना खाने के बाद उसने घर वालों से कहा कि वो जहांगीर चिश्ती के घर जा रहा है ताकि वो उससे अपनी जमा की हुई रकम ले ले। इरशाद खुशी खुशी घर से निकला और पूरा रास्ता यही सोचता रहा कि वो जहांगीर से अपनी रकम वापस लेने के बाद अपना ट्रैक्टर खरीद लेगा और उससे हासिल होने वाली आमदनी की मदद से अपने नाबीना बेटे का इलाज करवाएगा ताकि वो स्कूल जाने के काबिल हो सके। इरशाद जहांगीर के घर पहुंचा और उससे अपनी जमा की हुई रकम का मुतालिबा किया तो जहांगीर ने कहा कि वो कुछ दिन ठहर जाए, उसकी रकम वापस मिल जाएगी। इरशाद ये सुनकर घर वापस चला आया। कुछ दिन बाद उसने फिर रकम मांगी तो जहांगीर ने उसे कुछ दिन और सब्र करने का कहा।
जहांगीर चिश्ती इरशाद को उसकी रकम वापस करने की बजाय हीलो बहानों से काम ले रहा था। 16 मई 2012 को इरशाद मामूल के मुताबिक पूरा दिन खेतों में काम करता रहा और जब शाम के करीब वो घर जाने लगा तो जहांगीर ने उससे कहा कि ट्रैक्टर का ऑयल बदलना है, तुम घर से होकर शाम को मेरी तरफ आ जाना। इरशाद घर गया और खाना खाकर जहांगीर की तरफ चला गया। उसने जाते हुए अपनी बीवी को बताया कि जहांगीर ने उसे ट्रैक्टर का तेल बदलने के लिए बुलाया है, लिहाजा वो उसके घर जा रहा है। इरशाद की बीवी ने उसे कहा कि वो जहांगीर की तरफ ना जाए क्योंकि उसके दिल में अजीब से ख्यालात आ रहे हैं, मगर इरशाद उसके रोकने के बावजूद ये कहकर चला गया कि वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। इरशाद डेरे पर पहुंचा तो जहांगीर ने उसे कहा कि तुम यहां बैठो, मैं तेल लेकर आता हूं। उसी दौरान इरशाद को उसके बहनोई बशीर अहमद का फोन आया कि वो उससे अपनी जमीन में ट्रैक्टर चलवाना चाहता है। इरशाद ने उसे बताया कि वो जहांगीर की तरफ है और सुबह उससे मिलेगा। इरशाद की बीवी पूरी रात अपने शौहर के इंतजार में जागती रही, मगर वो घर नहीं आया। इरशाद के रात भर घर न आने की वजह से उसकी माँ और बीवी बहुत ज्यादा परेशान थी। अगली सुबह इरशाद का भाई नियाज जहांगीर के घर गया और उससे अपने भाई के बारे में दरियाफ्त किया कि उसका भाई रात को ट्रैक्टर का तेल बदलने के लिए आया तो था, मगर कुछ ही देर में वापस चला गया। जहांगीर की बात सुनकर नियाज परेशान हो गया कि अगर उसका भाई यहां से होकर चला गया था तो फिर घर क्यों नहीं पहुंचा। नियाज ने घर आकर ये बात अपनी मां और भाभी को बताई। वो लोग परेशानी की हालत में थाना हवेली लखा गए और वहां जाकर इरशाद की गुमशुदगी के हवाले से इत्तला दी। वो लोग कई दिन तक तलाश करते रहे, मगर इरशाद के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। क्या इरशाद अपने घर वालों को मिला? जी हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, मेहनत मजदूरी कर रहा था दिन रात, अच्छी जिंदगी के देखता था ख्वाब, मारकर लाश फेंक दी गई नहर में, जो मिली जाकर दूसरे शहर में। हवेली लखा से आया इरशाद अहमद का केस। अट्ठाईस मई 2012 को शमीम बीबी ने थाना हवेली लखा में शक की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करवाया कि उसके शोहर को जहांगीर, नजीर, शरीफ और अल्लाह दित्ता ने मिलकर कत्ल कर दिया है। मुकदमे के इंदराज के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए जहांगीर, उसके भाई नजीर और उसके बिरादर निस्बती अल्लाह दित्ता को हिरासत में ले लिया। 21 मई 2012 को सदर थाना पाकपतन की हुदूद से एक लाश मिली जिसे पुलिस ने लावारिस समझकर दफना दिया। उधर इरशाद के घर वालों ने अपने तौर पर उसकी तलाश जारी रखी और इस सिलसिले में मुख्तलिफ थानों से राबिता करते हुए जब उन लोगों ने सदर थाना पाकपतन में राबिता किया तो उन्हें पता चला कि चंद रोज पहले एक नामालूम लाश को लावारिस समझकर दफना दिया गया था। पुलिस ने लाश के कपड़े शनाख्त के लिए रखे हुए थे, जिनकी मदद से इरशाद के घर वालों ने वो पहचान लिए और कब्र कुशाई के लिए दरखास्त दी ताकि वो लाश को हवेली लखा ले जाकर दफना सकें। 31 मई
2012 को कब्र कुशाई के बाद लाश इरशाद के घर वालों के हवाले कर दी गई, जिसे वो लोग मौलिया चिश्ती ले गए। नमाज़े जनाजा अदा करने के बाद मैयत को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था कि जहांगीर चिश्ती के रिश्तेदार इकट्ठे होकर आ गए और उन लोगों ने जनाजे को रास्ते में रोककर कहा कि वो मैयत को देखना चाहते हैं। वहां बहस मुबाहिसे के बाद झगड़ा होने को था कि इस हवाले से मुतल्लिका थाने में इत्तला दी गई और पुलिस के आने पर वो लोग वहां से चले गए। मैयत की तदफीन तो कर दी गई, मगर मुल्जिमान का कहना है कि उन्होंने इरशाद को अगवा या कत्ल नहीं किया और जिस लाश को पाक पतन से लाकर दफनाया गया है वो इरशाद की लाश नहीं है। डेड बॉडी है, हाँ जी, वो आप क्या समझते हैं वो उस आदमी की नहीं है? सर हमें ये 80% उम्मीद है कि ये उस आदमी की नहीं है। अगर वो हुई तो फिर आप मुल्ज़िम हैं? नहीं सर, फिर भी हम मुल्ज़िम नहीं है। उसकी उन लोगों की और भी दुश्मनियां लोगों के साथ हैं। अल्लाह दित्ता का कहना है कि उसके बहनोई जहांगीर ने इरशाद के पैसे देने नहीं थे, बल्कि उसने उससे पैसे लेने थे। इन्होंने सर पैसे नहीं देने थे, बल्कि इन्होंने लेने थे उससे। इससे पहले 6 माह के 5 माह उस ड्राइवर ने इसका ट्रैक्टर उल्टाया, उसका इवाज। हाँ जी, पंजाबी बोल सकते हो? उनका इन्हें 60,000 रुपया स्टाम लिया हुआ है। अगर तू छड़ दे से 2 साल तो मैंने 60,000 तो देना है, जो मेरा ट्रैक्टर का तो नुकसान किया। जहांगीर का कहना है कि इरशाद उसके घर ट्रैक्टर का तेल बदलने के लिए आया जरूर था, मगर उसी दौरान उसे कोई फोन आ गया, जिसके बाद वो जल्द ही वहां से चला गया। 8:30 बजे का टाइम है, उसके कहनी चाह लियांदी, उन फोन आ गया है। उस फोन सुन रहा, असी इंदिया गल्लां इरशाद दियां सुन रहे हैं, असी उन्दियां गल्लां नहीं सुनियां ते असी उन्होंने ये गल की यार इरशाद ट्रैक्टर का तेल बदलते। उस किसी कान मोबाइल ना लाई खा ते उस आखा भी पता नहीं कई गल करदा पिया ते कई नहीं कीती सुन। उस ये गल कीती है भी मैं खां ट्रैक्टर का तेल बदलू। उस आखा भी तू उत्थे खोत मैं ट्रैक्टर का तेल बदला। उस यार ट्रैक्टर का तेल तू ना बदल, मैं आखा हो सका तू रिजवाय दी कुड़ी दे खोत मैं मुड़ आंदा पिया। इस सिलसिले में एक पंचायत भी हुई, मगर दोनों फ्रीकैन के दरमियान झगड़े की वजह से पंचायत में कोई फैसला ना हो सका। मुल्जिमान ने इलाका मैजिस्ट्रेट को एक दरखास्त दी, जिसमें उन्होंने शक जाहिर किया कि दफनाई जाने वाली लाश इरशाद अहमद की नहीं है, लिहाजा लाश का DNA किया जाए ताकि हकीकत वाज़े हो सके। मुल्जिमान ने ये दौरान इंटेरोगेशन वो बतलाया है कि ये हमने उसको कत्ल ना किया है और ना ही ये उसकी डेड बॉडी है जो कि पाक पतन नहर से मिली थी। तो उसके लिए DNA जो है वो इंशाल्लाह 7 तारीख को है, वो कब्र कुशाई है। वो DNA से नमूने हासिल करके इंशाल्लाह हक़ाइक़ पर जल्द अज जल्द जो है मुकदमे को यकसू किया जाएगा। इलाका मैजिस्ट्रेट की इजाजत से कब्र कुशाई की गई और लाश से DNA के लिए नमूने हासिल करके टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए, जिनकी रिपोर्ट अभी तक मौसूल नहीं हुई। मुल्जिमान के बयानात के बरक्स इरशाद की बीवी शमीम बीबी का कहना है कि मुल्जिमान ने उसके शौहर को रकम की वजह से कत्ल किया और कत्ल करके उसकी लाश नहर में फेंक दी। ड्राइवरी करदा 2-2.5 साल हो गए, 5-6 लाख रुपया बन गया तो हम जिसे मंगा सू तो खा गए, खत्म से कीता ने खत्म कर दे नार दे विच बांध ते सट्टा ने जा। इरशाद की मौत के बाद उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी बहन कौसर बीबी का कहना है कि जिस तरह उसके भाई के साथ किया गया, उसी तरह मुल्जिमान को भी मौत की सजा दी जानी चाहिए। जिस तरह साडे भाई ना किया गया है, उस तरह इन्होंने फांसी दा फंदा होना चाहिए। इसे तरह उन्होंने लाशां जिस तरह साडे भाई दी लाश आ जाइए, सानू इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो बगैर सानू कुछ नहीं चाहिए। साडी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ अगे दरखास्त है। इरशाद के कम सिन बच्चे भी अपने बाप के मुबैना कत्ल के हवाले से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं।
साडी अपील है जिवें साडे प्यो ने ना कीता ओवें सानू इंसाफ चाहिदा है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से सानू इंसाफ चाहिदा है। इरशाद के घर वालों के बयानात और उनकी तरफ से किए जाने वाले मुतालिबात तो अपनी जगह हैं, मगर पुलिस इस सिलसिले में बहुत एहतियात से काम ले रही है ताकि किसी बेगुनाह को कत्ल जैसे बड़े मुकदमे में सजा न हो जाए। इस हवाले से मजीद पेशरफ्त में DNA रिपोर्ट सबसे अहम किरदार अदा करेगी। इस सिलसिले में इरशाद के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड भी बहुत अहमियत का हामिल है और पुलिस को चाहिए कि साइंसी बुनियादों पर इस मुबैना कत्ल की तफ्तीश के लिए फौरी तौर पर उसका मुकम्मल मोबाइल रिकॉर्ड हासिल किया जाए। क्या मरने वाला इरशाद अहमद ही था और क्या उसे गिरफ्तार मुल्जिमान ने ही कत्ल किया? इन सवालात के जवाबात तो DNA रिपोर्ट के बाद ही मिल सकेंगे। पुलिस फाइल की इन्वेस्टिगेशन टीम रखेगी इस केस पर अपनी नजर। बाजी, मैं सोच रही थी कि एक दो दिन ब्रेक के बाद देखिए अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में इसका अपना घर है, जितने दिन जी चाहे यहाँ रहे। जब इंसान अपनी कदरों से नीचे गिरता है तो अपने ही घर को खा जाता है। ऐसा ही हुआ शाइस्ता के साथ, जिसकी सौतेली माँ ने कुछ पैसों की खातिर उसे जहन्नुम में धकेल दिया। आइए देखते हैं शाइस्ता की कहानी। मेरा नाम शाइस्ता है। माँ बाप की अकलौती औलाद थी। 10 साल की थी तो मेरे बाप ने एक कोठे वाली से शादी कर ली, जो मुझसे सिर्फ 5 साल ही बड़ी थी। मेरी माँ ये दुख बर्दाश्त ना कर सकी और घर छोड़कर चली गई और फिर घर कभी वापस ना आई। मेरी माँ के जाने के बाद मेरा बाप मेरी सौतेली माँ को घर ले आया। वक्त यूं ही गुजरता चला गया। अब मैं जवानी की दहलीज में कदम रख चुकी थी और मेरे बाप को मेरी शादी की फ़िक्र थी, मगर उसे मोहलत ना मिल सकी और वो दुनिया से रुखसत हो गया। बाप के मरने के कुछ दिन बाद मेरी माँ मेरे पास आई। चलो शाइस्ता, जल्दी से तैयार हो जाओ। खैरियत? तुम्हारी खाला के घर जाना है ना। खाला? कौन खाला? पहले तो कभी आपने बताया नहीं। ज्यादा बहस मत करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब्बा के होते हुए तो आज तक माँ कहीं नहीं गई थी और ना ही उसने कभी बताया था कि उसका कोई बहन या भाई भी है, मगर मरती क्या ना करती। अब उसके अलावा और कोई सहारा भी तो नहीं था। मैं उसके साथ चल दी। माशाल्लाह, चश्मे बदूर बहुत खूबसूरत है और जवान भी। बिल्कुल अपने बाप पे गई है। मुझे उस औरत का लहजा और बातें अच्छी नहीं लग रही थी, मगर सौतेली माँ की वजह से खामोश थी। बाजी, मैं सोच रही थी कि एक दो दिन के लिए बड़ी बाजी की तरफ फैसलाबाद चली जाऊँ। अगर आप बुरा ना माने तो शाइस्ता एक दो दिन के लिए यहाँ पे रुक जाए। क्यों नहीं, ये इसका अपना घर है, जितने दिन जी चाहे यहाँ रहे। मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
ये तुम्हारा अपना ही घर है। मेरी सौतेली माँ 2 दिन बाद वापस आने का कहकर चली गई, मगर 4 दिन गुजर गए, वो वापस ना आई। मैंने सोचा खाला से बात करूं कि वो माँ से पूछे वो कब आएगी। खाला, वो माँ 2 दिन का कह के गई थी और आई नहीं अब तक। वो अब नहीं आएगी यहाँ, जैसे तेरी पहली माँ नहीं आई थी। क्या मतलब? तेरा बाप तेरी माँ के पैसे देकर यहाँ से लेकर गया था और अब वो तुझे देकर गई है तेरे पैसे लेकर। क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं कर रही महारानी, समझा रही हूँ। पर मुझे नहीं रहना यहाँ पर। गामू, गामू। जी मैडम। ले जाओ महारानी को, बंद कर दो। 2-4 दिन भूखी प्यासी रहेगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। चलो चले। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सौतेली माँ, जिसको मेरे बाप ने अपना सब कुछ दे दिया था, वो मेरे साथ ऐसे करेगी, वो मुझे बेच देगी। 3 दिन भूखी प्यासी कमरे में बंद रही। जो वो कहते थे मैं नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। सब कुछ मिलेगा अगर तू मेरी बात मान ले तो। मुझे नहीं करना ये सब, मुझे नहीं करना। तेरा तो बाप भी करेगा। सारी रात में दर्द से बिलबिलाती रही। अगले दिन उन्होंने मुझे खाना दिया। मैं समझी कि शायद उनको मुझ पर तरस आ गया है, मगर ये मेरी खामख्याली थी। उन्होंने मेरे ना मानने का हल निकाल लिया था। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा। ना चाहते हुए भी मुझे गुनाह की दलदल में धकेल दिया गया। एक दिन मैंने वहां से भागने की कोशिश की। उन्होंने मुझे बहुत मारा। जिस्म के जख्मों के साथ रूह पर लगे हुए जख्मों ने मुझे तोड़कर रख दिया था। घिन आने लगी थी मुझे उससे। और फिर एक दिन मैंने फैसला कर ही लिया। इस दलदल से निकलने के लिए उन लोगों को मारने के अलावा मेरे पास कोई हल नहीं था। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और आजकल मैं अपनी सज़ा के दिन पूरे कर रही हूँ। सोचती हूँ मेरी इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? मेरी माँ
जो मुझे छोड़कर चले गई, या मेरा बाप जिसने दूसरी शादी कर ली, या वो औरत जो सब कुछ मिलने के बावजूद अपनी रविश ना छोड़ सकी, ना छोड़ सकी, ना छोड़ सकी। साइमा जैसी कई लड़कियां जिनके माँ बाप इस दुनिया में उन्हें अकेला छोड़ जाते हैं, दर बदर की ठोकरें खाने के बाद मजबूर होकर जुर्म की राह पर निकल पड़ती हैं। अगर आपके आसपास भी हो रहा है कोई ऐसा वाकया, या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। ये खत हमें लिखा है बाड़ा तहसील और जिला अटक से अब्दुल खान ने। क्या लिखते हैं वो, आइए देखते हैं। गुजारिश है कि 15 महीने पहले मेरा जवान बेटा मोहम्मद आसिफ ज़मीन के तनाज़े की वजह से कत्ल हो गया था। उसकी एक बीवी और 4 बच्चे हैं। 1.5 साल गुजरने के बावजूद पुलिस ने कातिलों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया और हमें मुलज़िमों की तरफ से मुसलसल धमकियां मिल रही हैं। हम अपने बेटे का खून माफ़ करके उनके साथ सुलह कर लें, वरना हमें भी कत्ल कर देंगे। हम गरीब लोग हैं, जिसकी वजह से पुलिस हमारे मुलज़िमों को गिरफ्तार नहीं कर रही। साबिक SHO थाना हज़रो मोहम्मद आज़म रंगून ने हमें बताया था कि उसको पता है कि मोहम्मद आसिफ के कातिल कहाँ हैं, और अगर आप मुझे 4 लाख रुपए दें तो मैं एक मुलज़िम गिरफ़्तार कर देता हूँ। हम बहुत गरीब लोग हैं, इसलिए हम साबिक SHO थाना हज़रो को 4 लाख रुपए नहीं दे सके और हमारे मुलज़िम अभी गिरफ़्तार नहीं हुए। मेरे बेटे के कातिलों के पीछे भी बाअसर लोगों का हाथ है, जिसकी वजह से मुलज़िम हमारे सामने खुलेआम घूमते फिरते हैं और पुलिस उन्हें गिरफ़्तार नहीं करती। मेरी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आला हुक्काम से अपील है कि मेरे बेटे के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करने के लिए इक़दामात किए जाएँ। एसपी मूसा DPO अटक से अपील करता है कि इस केस के मुलजिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, ताकि बूढ़े बाप और यतीम बच्चों को इंसाफ मिल सके। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।